जो लोग राष्ट्र के रहने वाले ही नहीं है, वो राष्ट्र के नाम पर संगठन बनाते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर आम आदमी की भावना को एक्सप्लॉइट करके समर्थन हासिल करते हैं, या तो धर्म के आधार पर करते हैं। परंतु भारत में धर्म के आधार पर भी संगठन बनाना मुश्किल है, क्योंकि भारत में धर्म प्रधान नहीं है, भारत में जाति प्रधान है। ब्राह्मण जब हिंदू बनता है तो भी एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहता है, फिर भी जब अपनी लड़की शादी योग्य हो जाती है तो एससी एसटी ओबीसी के योग्य लड़के को ढूंढकर उसके साथ अपनी लड़की की शादी नहीं लगाता है। ब्राह्मण कहता है एससी एसटी ओबीसी मराठा को हिंदू, मगर जब शादी करने का मामला आता है अपने लड़की का, तो एससी एसटी ओबीसी लिंगायत मराठा के लड़के को अपनी लड़की ब्याहता लड़की देने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि जब उसकी लड़की शादी योग्य होती है तो ब्राह्मण के अधीन ही, उसके ब्राह्मण के घर में ही अपने लड़की के लिए वर ढूंढता है और उसके साथ शादी लगाता है। इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भी जाति को ही प्रधान मानता है, धर्म को प्रधान नहीं मानता है। ये मौलिक सिद्धांत आपको बता रहा हूं कि ब्राह्मण के ये सारे धर्म के संदर्भ में जाति प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। इसलिए धर्म के आधार पर संगठन बनाना ब्राह्मणों को मुश्किल है। इसलिए धर्म के आधार पर संगठन बनाने के बजाय ब्राह्मण क्या करता है, वो बात आपको बताता हूं। शिवसेना का अधिवेशन पूना में प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो प्राध्यापक देशपांडे नाम का पूना का ब्राह्मण उसमें एक्सपर्ट के तौर पर भाषण देने के लिए बुलाया गया था। उसका भाषण लोक सत्ता नाम का मराठी अखबार में छपकर आया था। उसमें देशपांडे ने एक सिद्धांत शिवसेना के लोगों को समझाया और सिद्धांत का एक सेंटेंस उसमें छपकर आया था। वो एक सेंटेंस आपको बताता हूं। उस देशपांडे ने शिव सैनिकों को समझाया, क्या समझाया? हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। दोबारा बताता हूं, हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आधा बताया, आधा छोड़ दिया, क्योंकि दूसरा जो आधा है अगर वो बोलता तो उस पर कानून आईपीसी का कानून लग जाता। मैं बता देता हूं, आधा बताया उसने, आधा छोड़ दिया। और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। तो समझ आया? देशपांडे कहता है हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। यदि यह प्रतिक्रिया मुसलमानों के ऊपर की जाए तो हिंदू जल्दी जागृत होता है। समझ आ रहा है? यदि यह प्रतिक्रिया मुसलमानों पर की जाए ज्यादा जल्दी जागृति होती है। एससी एसटी ओबीसी और मराठा के अंदर जागृति के बजाय प्रति जागृति की जा सकती है। प्रति जागृति का मतलब है मूर्ख बनाने की कला। प्रति जागृति का अर्थ है मूर्ख बनाने की कला, यानी प्रति जागृति निर्माण करते हैं, फिर जबरदस्ती से हिंदू बनाते हैं और फिर उन हिंदुओं का चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको उदाहरण बताता हूं, करंट उदाहरण। 2008 21/11 को पाकिस्तान से भारत के अंदर कुछ लोग मुसलमान पाकिस्तान के घुसकर आए, ऐसा उस समय की कांग्रेस सरकार ने बताया। मुशर्रफ साहब है, आईजी रिटायर हो गए महाराष्ट्र से पुलिस विभाग के। उन्होंने हु किल्ड करकरे नाम का किताब लिखा। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया कि 15 दिन पहले या 1 महीना पहले अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने भारत सरकार को पाकिस्तान से कौन से लोग भारत में घुसने वाले हैं, कौन से रास्ते से घुसने वाले हैं, कराची से कौन से तारीख को निकलने वाले हैं, कौन सी नाव उन्होंने बुक की है, कौन से रास्ते से आने वाले हैं, कितने लोग आने वाले हैं, उनका मोबाइल नंबर, सारा का सारा भारत सरकार को बताया। मगर भारत सरकार ने जानकारी होने के बावजूद भी किसी भारत सरकार ने उनको नहीं रोका, उनको भारत में आने दिया, रेलवे स्टेशन में घुसने दिया, रेलवे स्टेशन में गोली चलाने दिया, रेलवे स्टेशन में 200 लोगों को मारने दिया। लोगों को मारने से आप कल्पना कर सकते हो कि कितना भयंकर हंगामा खड़ा होता है। और ऐसा हंगामा खड़ा हुआ और सारे देश के टीवी में, सारे देश के अखबारों में सारा का सारा जो है हंगामा खड़ा करवाया गया।
फिर उसके बाद उन लोगों को ताजमहल होटल में भी घुसने दिया गया, सरकार को सब मालूम, घुसने दिया गया, वो उन्होंने पोजीशन लिया। फिर उसके बाद भारत सरकार ने, जैसे वो कोई पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे कोई पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसे मिलिट्री का कमांडो ग्रुप उधर लगाया, और लगाकर मिलिट्री के कमांडो ग्रुप को लगाया। कमांडो ग्रुप को लगाने की कार्रवाई 72 या और कई घंटे चलती रही। ये सारी कार्रवाई भारत सरकार के अनुमति से टीवी वाले 121 करोड़ के लोगों को टीवी पर लाइव लड़ाई दिखा रहे थे। याद है आप लोगों को? मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैं उस तारीख को ऑस्ट्रेलिया में था, और एक सरदार के घर में था, और होम थिएटर बहुत बड़ा साइज का टीवी पर वो मैं देख रहा था लाइव। मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इस तरह की सीक्रेट कार्रवाई, इसको लाइव टेलीकास्ट कैसे दिखाया जा रहा है। अगर ये लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है तो पाकिस्तान में भी दिखता होगा। यदि पाकिस्तान में दिखता होगा तो पाकिस्तान के जो लोग उन्होंने यहां भेजे हैं वो लोग भी देखते होंगे। यदि वो देखते होंगे तो वो अपने लोगों को टेलीफोन से खबर भी करते होंगे, खबरदार भी करते होंगे। क्या ये भारत सरकार के लोगों को समझ में नहीं आता? मेरे जैसे नॉन मिलिट्री आदमी को समझ में आता है, भारत सरकार चलाने वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है? आती है, मेरे से ज्यादा आती है। अगर आती है तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनको मालूम था 72 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के विरोध में जब लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ने के बाद जब उसने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद 368 सीटों पर चुनाव जीता, कांग्रेस को मालूम था। दूसरा, कारगिल में मुस्लिम लोग, कारगिल भारत में है, मुस्लिम लोग, पाकिस्तान के लोग कारगिल में घुस गए। कारगिल में घुसने के बाद भारत के अंदर घुस गए। अटल बिहारी वाजपेयी की काम चलाऊ सरकार चल रही थी, सरकार बर्खास्त हो, सरकार उसकी चली गई थी, काम चलाऊ सरकार थी। अब उनको लगा कि यदि ये कारगिल में घुस गए, अगर हम लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई के बाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव गारंटी से जीत जाएंगे। कारगिल में उन्होंने लड़ाई लड़ी। लड़ाई कहां हो रही थी? कारगिल में। कारगिल कहां था? भारत में। यानी लड़ाई कहां हो रही थी? भारत के भूमि पर। आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं आप लोगों को। यानी आपके घर में, उदाहरण, आपके घर में कोई चोर घुस गया, आपके घर में चोर घुस गया, आपने चोर को घर के बाहर निकाल दिया, तो चोर को घर के बाहर निकाला तो आपने चिल्लाकर कहा विजय हो गया, विजय। अबे तेरा ही घर था, तेरे घर में घुसा था, तूने तेरे घर से निकाला था, और तू विजयी हो गया। आपको याद होगा, कारगिल भारत में, लड़ाई भारत की भूमि पर हो रही है, जो भी नुकसान हो रहा भारत के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान के भूमि पर लड़ाई हो ही नहीं रही है। और फिर अटल बिहारी ने घोषित किया हम विजयी हो गए। अरे अजीब किस्म की वाली विजयी की बात है। और फिर जब विजयी होने के बाद फिर चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद अटल बिहारी की पार्टी चुनाव जीत गई। याद है? हमारे लोग भुलक्कड़ बहुत लोग हैं, वो जल्दी भूल जाते हैं। मैं भूलने वालों में से नहीं हूं, मैं घटनाओं को अच्छी तरह से जानता हूं। तीसरी घटना 26/11 को जब ये घटना, कांग्रेस को मालूम था, कांग्रेस को यह भी मालूम था कि चुनाव हम हारने वाले हैं, चुनाव हम जीतने वाले नहीं है। इसलिए होम मिनिस्टर चिदम्बरम था, और इस लड़ाई के लिए मैदान जंग में चिदम्बरम नहीं, मैदान जंग में प्रणब मुखर्जी था। याद करो, हर बार सवेरे शाम टीवी पर प्रणब मुखर्जी आता था, बंगाली ब्राह्मण, और वो पाकिस्तान के विरोध में बयान देता था, और कुछ नहीं। जैसे जैसे वो पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई लड़ रहा है। एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी चुनाव की। 2009 अप्रैल महीने में लोकसभा का चुनाव था। 2008 नवंबर में ये कार्रवाई हो रही थी। 5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव था। तारीखों के साथ बोल रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं, तारीखों के साथ बोल रहा हूं। नवंबर में कार्रवाई हो रही थी, उसको वो पाकिस्तान का नाम देकर लड़ाई लड़ रहे थे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लोकसभा का चुनाव, 5 महीने बाद चुनाव हुआ। जिस कांग्रेस के 142 लोकसभा की सीटें 2004 में थी, 2009 में उसके 207 सीटें जीत के आई।
यदि पाकिस्तान जो उसका राइवलर दुश्मन है, अगर वो भारत में घुस गया और भारत सरकार भारत के लोगों की रक्षा करने में कामयाब नहीं हुई, यदि नहीं हुई तो कांग्रेस चुनाव हारना चाहिए थी। कांग्रेस चुनाव हारने के बजाय 142 सीटों के बजाय उसको 207 सीटों पर चुनाव जीतने का मौका मिल गया और फिर उनकी सरकार बन गई। इसका मतलब है पहले फसाद के द्वारा मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया करवाई जाती थी, फसाद के द्वारा। अभी आजकल युद्ध के तरीके अपनाए जा रहे हैं और मुस्लिम विरोधी, जैसे अफजल गुरु को फांसी पर देना, ये मुस्लिम विरोधी भावना जो बीजेपी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने डेवलप किया है, मुस्लिम विरोधी भावना, वो मुस्लिम विरोधी भावना का फायदा केवल बीजेपी को नहीं होना चाहिए, मुस्लिम विरोधी भावना का फायदा कांग्रेस को भी होना चाहिए। इसके लिए अफजल गुरु को फांसी पर दिया। समझने की बात समझा रहा हूं आप लोगों को, ये समझना जरूरी है। ये अफजल गुरु को राजनीति का हथकंडा बनाकर फांसी पर चढ़ाया गया। इनको कोई लेना देना नहीं है न्याय ढाई से। इनको सत्ता पर हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में काबिज होना है। एक ध्यान रखो, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आतंकवाद। अभी इंडिया टुडे में गुजरात के चुनाव के पहले एक कवर स्टोरी छपकर आई। उस कवर स्टोरी का टाइटल है देश में कम जेलों में ज्यादा। मुसलमानों के बारे में कवर स्टोरी, देश में कम जेलों में ज्यादा। अगर मुसलमान की संख्या 15% है तो जेलों में 30-35% केवल मुसलमान है, और उसमें भी नौजवान है, और उसमें भी इनोसेंट नौजवान है, क्योंकि ट्रायल किए बगैर जेलों में रखे गए। ट्रायल किए बगैर, कोई केस नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई एविडेंस नहीं, 4 डंडे उस नौजवान को मारा और उससे डंडे से बचने के लिए उसने कबूल किया और उसका साइन ले लिया। एविडेंस कुछ नहीं। बात समझ रहे हो क्या? पुलिसों के पास कोई एविडेंस नहीं, पुलिस ने 4 डंडे मारे, उसी से कबूल हो गया, डंडे के डर से उसने कबूल कर दिया, साइन कर दिया, कोर्ट में केवल इतना। फिर जब वो कोर्ट में मामला जाता है, ट्रायल अगर होती है तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाते ही वो लड़का कहता है ये 4 डंडे मारा था और डंडे मारने की वजह से उससे बचने के लिए मैंने साइन किया था, ये सही नहीं है। जज के सामने बोलता है, और फिर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है, जैसे ट्रायल होता है उसको निर्दोष छोड़ना पड़ता है। मालेगांव के 9 लड़कों में से 8 लड़के हम लोगों ने इसी तरह से हंगामा करवाकर, बार बार हंगामा करवाकर ट्रायल करवाया तो उनको छोड़ना पड़ा। हाईली ये जो अफजल गुरु था, ये कोई सरफिरा आदमी नहीं था, मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट था। ये मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट था। मेडिकल साइंस का ग्रेजुएट मतलब समझते हो? मेरिटोरियस दिमाग का आदमी था। और उसने फांसी पर चढ़ने के पहले अखबार वालों ने लिखा, उसको कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि 4 लाइन का उसने अपने परिवार को लेटर लिखा कि खुदा ने, आप मेरे मौत पर मातम मत करो, खुदा ने तुम्हारे परिवार को शहादत के लिए चुना, ये गौरव की बात है, गौरव मनाओ। इसके लिए उन्होंने हमको उपयोग किया। यानी वो ऐसा ही मानता था कि मैं ये किसी महान कॉज के लिए, अच्छे काम के लिए कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। मैं समर्थन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप उसकी भावना को समझने की जरूरत है। कश्मीर में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, देश के अंदर मुसलमानों के विरोध में जो व्यवहार हो रहा है, हाईली एजुकेटेड लड़के इसके विरोध में अगर कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से क्रिया राज्य कर रहा है, क्रिया सरकार कर रही है, प्रतिक्रिया। अरे अगर आपने चींटी को पकड़ा तो चींटी भी अपनी रक्षा करने के लिए आपको काटती है। अगर आपने चींटी पर पैर रखा
अरे चीटी पर दबाव डाला तो वो भी आपको काटती है, और काटती हुई चीटी को पकड़ने की कोशिश करके निकालने की कोशिश करो, आधी चीटी निकलती है, आधी उधर ही रहती है, छोड़ती नहीं है। देहाती आदमी हूं, अनुभव के बता रहा हूं। मुसलमानों के विरोध में आतंकवाद के संदर्भ में देश ने प्लान बनाकर, योजना बनाकर ये सारा का सारा और ये किया जा रहा है। और आजकल तो एक नया तरीका डेवलप किया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण ही आतंकवाद की घटनाएं घटित करवा रहे। असित चटर्जी बंगाली ब्राह्मण असीमानंद बना, और असीमानंद बनकर उसने 21 जगह बम ब्लास्ट करवाया, कोर्ट में कन्फेशन दिया, कन्फेशन की कॉपी मेरे पास में है, असीमानंद के कन्फेशन की कॉपी मेरे पास है, सबूत के तौर पर मैंने रखा है मेरे पास में, उससे हस्तलिखित कॉपी मेरे पास में है। 21 जगह बम ब्लास्ट असीमानंद ने, असित चटर्जी नाम के ब्राह्मण ने किया, और 21 के 21 जगह मुसलमानों को पकड़कर अंदर रखा गया। आज भी ट्रायल नहीं है। वो फसाद करवाते हैं, फसाद करवाने के बाद में ये सारा प्लान मैनर में होता है, फिर पुलिस वाले जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं और झूठ मूठ का रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहते हैं भाई देखो नमाजी टोपी मिली। अब टोपी कोई शरीर का हिस्सा है अभिन्न, वो तो अलग है। नॉन मुस्लिम आदमी भी